नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जमकर घमासान मचा हुआ है। नेताओं की बयानबाजियों से लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में अब सीएम पद को लेकर भी महागठबंधन में खींचतान की स्थिति नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी की मोतिहारी की रैली से एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी और जेडीयू मोदी और नीतीश की जोड़ी पर पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नीतीश सरकार के कामों की जमकर तारीफ की है और नीतीश कुमार ने बार बार पीएम मोदी को बिहार की फिक्र करने के लिए धन्यवाद कहा है। मोदी के मंच पर एनडीए के तमाम नेताओं ने मौजूद रहकर चुनाव से पहले एक तरह से एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन विपक्ष मोदी को बार बार बिहार आना है ये कहा जाए कि उन्हें रास नहीं आता। मोदी के वादों को एक तरह से विपक्ष जुमला बताता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि नीतीश तो बस चुनाव भर तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को बीजेपी वनवास में भेज देगी। और इसी बीच एनडीए सरकार में जेडीयू कोटे में मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि भाई चुनाव में जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए या फिर थर्ड डिवीजन, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जैसे भी बने। इसको लेकर किसी को संकोच नहीं रखना चाहिए। उनके इस बयान के बाद में अब सियासी मायने भी लगातार निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले जेडीयू ने एक लंबी लकीर खींच दी है? यह अपने आप में बड़ी बात है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी रिएक्शन सामने आया है। निशांत ने कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलना तय है। बिहार में सीएम को लेकर क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अजीब सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है। तो आज दरअसल आपने सुना, ये निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के बेटे, आज उनका जन्मदिन है और इनको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई अब उस पर पूछता है इंडिया। सवाल यह है कि चुनाव से पहले महेश्वर हजारी के बयान के आखिर मायने क्या हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को आखिर क्यों नसीहत दी? चुनाव से पहले बिहार में सीएम पद के लिए क्या सियासत शुरू हो गई? अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? ये वो तमाम सवाल हैं और जो आने वाले वक्त की जो परिस्थितियां हैं और इन सवालों के गर्त में छुपे जो तमाम मैसेजेस हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं, आइए आपको उनसे मैं मिलवा दूं, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें, इसमें कोई शक नहीं, चाहे बात आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के साथ की सरकार की बनने की बात हो, चाहे बात बीजेपी या फिर जेडीयू के समर्थन में बनने वाली सरकार हो, बहुमत चुनावों में किसी भी सरकार का आए, किसी भी पार्टी का आए, सरकार कैसी भी बने, लेकिन बनते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। इसीलिए बीच में तो ये भी जुमला होने लगा था कि बीजेपी में बहार है, बिहार में बहार है और सीएम सिर्फ नीतीश कुमार है। सिर्फ नीतीश कुमार इसीलिए क्योंकि किसी भी पार्टी की बात हो, किसी भी सत्ता की बात हो, अलग अलग चुनावों में पिछले 9 बार से बीच के अगर कुछ टेन्योर को अगर हम छोड़ दें, कई बार हंग असेंबली की स्थिति बनी या फिर गठबंधन टूटा और जुड़ा। इस बीच इसके अलावा लगातार पिछले 9 बार से हम आपको बता दें कि लगातार सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं। करेंगे हमारे साथ में जो तमाम हमारे साथी जुड़ रहे हैं उनसे हम करेंगे चर्चा। आपको मेहमानों से मिलवा दूं। हमारे साथ में इस समय एलजेपी की तरफ से जुड़े हैं रंजन सिंह, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, डॉक्टर करुणा सागर हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हैं। जल्दी हमारे साथ में 2 और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, परिमल कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं जेडीयू की तरफ से, और मनीष पांडे भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। उनका भी जल्दी तस्वीर जब सामने आएगी तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम बयानों के क्या मायने। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर करुणा आप ही से करना चाह रही हूँ, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी खासतौर से सीएम कौन होगा इस पर भी चर्चा है। जाहिर सी बात है प्रदेश में चुनाव है, सीएम पद को लेकर कुर्सी की तो रेस है ही, महागठबंधन में भी बड़ी चर्चा है। देखिए नैना जी,
महागठबंधन में हम सब एकजुट हैं और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। इस चुनाव में पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार जी की सरकार रही है और पिछले 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार रही है, इन सरकारों के द्वारा जो कुछ किया गया है या नहीं किया गया है, इन सबका लेखा जोखा उन्हें देना पड़ेगा। इस समय बिहार में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, अपराध चरम सीमा पर है। बिहार इस समय देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बिहार में अपराध का ये आलम है कि आज बिहार को अपराध का क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। और हमारे जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो असुरक्षित हैं। हर दिन दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार, मैं बता रहा हूं, ये एक लेम डक सरकार है। सरकार का चेहरा या मुखौटा नीतीश कुमार भले ही हैं, लेकिन ये सरकार केंद्र के इशारे पर नहीं चल रही है, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। और जेडीयू तो क्या के आप नीतीश कुमार को डमी सीएम के तौर पर इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि वो बिल्कुल डमी सीएम है। और आज केंद्र जो चाह रहा है सीधा वो कर रहा है। क्योंकि देखिए, इस समय बिहार में जो व्यवस्था है कि जेडीयू के 4-5 जो सबसे शीर्षस्थ नेता हैं जो जेडीयू में मैटर करते हैं वो, और आधे दर्जन जो नौकरशाह हैं वो, ये सब मिलके सरकार चलाते हैं। और इन सब में बीजेपी की आत्मा घुस चुकी है। ये बीजेपी मय हो गए हैं। और मैं एक और राजनीतिक भविष्यवाणी अभी कर दूं कि जेडीयू का जो वजूद है वो इस चुनाव भरी है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आप देखिए कि जेडीयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। और जो लोग इस समय जेडीयू को चला रहे हैं, मतलब इसको करुणा सागर जी इसको ऐसे समझे क्या, जिस तरह से महेश्वर हजारी जी कह रहे हैं कि भाई सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, कैसे भी बने, फर्स्ट डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जेडीयू बीजेपी का हिस्सा हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली वो भी बात यही कह रहे हैं क्या? देखिए, महेश्वर हजारी जी को जेडीयू पे इतना विश्वास है कि अभी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट से लड़ाया था। तो ये महेश्वर हजारी जी का कॉन्फिडेंस है। महेश्वर हजारी जी को भी मालूम है। और जिस की बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी होंगे, तो 2 बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बड़े पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि चुनाव के बाद यह निश्चय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। 3 दिन पहले भी मोतिहारी में प्रधानमंत्री आए थे। नीतीश कुमार जी और जेडीयू के नेताओं के कान तरस गए ये सुनने को कि प्रधानमंत्री शायद बोले कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश ठीक है। मेरे साथ में मुझे लगता है कि जैसे ही बीजेपी या फिर जेडीयू के जैसे ही गेस्ट हैं, अब हमारे साथ परिमल कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। मनीष पांडे जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। परिमल कुमार जी, आखिर महेश्वर जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयान को कैसे समझा जाए? वो कह रहे हैं कि किसी भी कोई भी आए, लेकिन कोई भी पार्टी आए, कोई भी बहुमत में आए, लेकिन सीएम तो बनेंगे नीतीश कुमार। देखिए, जिस तरह केंद्रीय स्तर पर एनडीए के सबसे बड़े एसेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उसी तरह बिहार में एनडीए के ही नहीं, बिहार के विकास के सबसे बड़े जो एसेट हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार है। इन्होंने काम के द्वारा सिद्ध किया है। जहां तक विपक्षी दलों के टरटराने का प्रश्न है, इनको बोलने दीजिए। जब भी ये बोलते हैं कि नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी, नीतीश जी की सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार दुगुने शक्तियों से पुनः प्रकट होते हैं। देखिए ना, इन लोगों ने जो गलत बयानबाजी की थी लोकसभा चुनाव में, जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को मत 4 सीटों पर सिमट दिया। 4 सीट पर तो 4 कांधा थे। ये तो लास्ट है उसका, क्रीपिंग डेथ ऑफ आरजेडी इन बिहार। देखिए, उसका कारण क्या है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विकास की जो
जो प्रक्रिया प्रारंभ की 2005 से, आज बिहार थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले स्टेट है। ये कितने भी चिल्लाएं, कुछ भी बोलें, और जहां तक विकास का प्रश्न है, दलित उत्पीड़न का प्रश्न, मैं बतलाऊं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार के, न सिर्फ भारत के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उदाहरण। इन्होंने जो नीति अपनाई, जैसे उदाहरण मैं बता दूं, आपकी सारी बातें मैं सुन रही हूँ परिमल जी, यही बातें तो सारी मंच से रिपीट की थी पीएम मोदी ने, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई चाहे बात जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, नीतीश कुमार फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड या थर्ड, लेकिन सीएम तो वही बनेंगे। मतलब अगर ये पहले से ही तय है तो चुनावों की जरूरत क्या है? उनके बयान को किस तरह से समझें? देखिए, मैंडेट लेने की प्रक्रिया डेमोक्रेसी में है, और आप समझे कि हमारे नेता के साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्तासीन होता है तो उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। बट नीतीश कुमार इज एक्सेप्शन इन इंडिया। जैसे जैसे उनकी प्रक्रिया बढ़ती है विकास की, उनके प्रति इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार देखिए, अभी पिछले 20 वर्षों से नहीं, अगर ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई चेहरा नहीं है या फिर और कोई इतना काबिल नहीं है जो सीएम पद की जिम्मेदारी निभा सके। देखिए बता देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो अभी तक जो एनडीए के गठबंधन साथी है, उन्होंने चीख कर प्रत्येक स्थान पर बोला है कि आदरणीय नीतीश कुमार के विकास में उनकी संपूर्ण आस्था। और हम लोग, आप समझे इस बात को, महागठबंधन में भले सिर पटवल हो रहे हो, लेकिन एनडीए में सभी व्यक्ति, जितने भी दल शामिल है, उन्होंने पार्टी की दीवार को तोड़कर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निश्चय किया, इस घोषणा के साथ कि 2025 225 फिर से नीतीश। इसमें दो मत कहाँ है? ठीक है मनीष पांडे जी, जहां तक कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, भले इंजन बीजेपी का हो लेकिन ड्राइवर जो है वो नीतीश कुमार हैं, रहेंगे। क्या ऐसी ही परिस्थिति बनेगी? क्योंकि बार बार अब तो ये विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है कि भाई क्या कोई और इतना काबिल जो नेता है वो नजर नहीं आता है। एक सवाल तो ये हो गया बिहार में। दूसरी बात ये कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बहुमत भले बीजेपी पाए लेकिन सीएम पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, वो दौर समाप्त हो गया जब इंजन केवल आगे की तरफ लगता था। अब ये जो डबल इंजन वाली बात है ना, वो अब इंजन पीछे भी लगता है और आगे भी लगता है, और ट्रेन को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जिधर से जरूरत पड़ता है तब ट्रेन चल जाती है। तो ये जो एनडीए के विकास की जो गाड़ी है ना, उसमें जो डबल इंजन लगा हुआ है वो आगे से भी है और पीछे से भी है। कभी पीछे वाला इंजन आगे हो जाता है, कभी आगे वाला इंजन पीछे हो जाता है। इसीलिए इसमें कोई किंतु परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं। चुनाव होंगे, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ थर्ड डिवीजन की भी बात नहीं है, सेकंड डिवीजन की भी बात नहीं है। नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो ओवरऑल मार्क्स के आधार पर होंगे, और जब ओवरऑल मार्क्स आएगा तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन का आएगा। इसीलिए थर्ड डिवीजन और सेकंड डिवीजन की कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। और एनडीए में कोई किंतु परंतु नहीं है। एनडीए में हम लोग बहुत दिनों से नहीं, लेकिन फिर महेश्वर हजारी जी के बयान को कैसे समझा जाए मनीष जी? और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एनडीए ने, गठबंधन ने 125 सीटें पाई थी, जिसमें 74 बीजेपी की थी, जेडीयू की तो मात्र 43 सीटें थी। अगर कायदे से स्थिति देखी जाती तो सीएम जो आना चाहिए था वो तो बीजेपी खेमे से आना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार थे। और पिछले 9 बार से लगातार नीतीश कुमार है, चाहे वो आरजेडी के साथ में जाए, चाहे वो बीजेपी के साथ में आए। और यही बात शायद महेश्वर हजारी जी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं या उनकी पीड़ा है ये? मैंने इसीलिए तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि अब वो जमाना गुजर गया जब इंजन सिर्फ आगे की ओर लगा करता था। अब जो ट्रेनें चलती है विकास के दौर में, उसमें आगे भी इंजन होता है और पीछे भी इंजन होता है। कभी पीछे वाला इंजन आगे हो जाता है, कभी इंजन आगे वाला पीछे हो जाता है, लेकिन चलती है ट्रेन। ट्रेन कहीं रुकती नहीं, ट्रेन कहीं वैक्यूम नहीं होती। ट्रेन सरपट दौड़ती है। और इस ट्रेन का नाम क्या है जानती है? इस ट्रेन का नाम भारतवासी जानते हैं, वंदे भारत है, जो सबसे स्पीड चलती है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन है जो सबसे स्पीड चलेगी। तो देखिए, ये डबल इंजन की जो ट्रेन है, इसमें 43 सीट किसको आता है, 74 सीट किसको आता है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यही है
कि यह विकास रूपी जो ट्रेन है ये नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगी, और जब नेतृत्व में चलेगी तो ओवरऑल मार्क्स के आधार पर चलेगी, जिसमें लोजपा का भी मार्क्स होगा, जिसमें कि उपेंद्र जी के पार्टी का भी होगा, जीतन राम मांझी जी के भी पार्टी का मार्क्स जुड़ा होगा, और भाजपा का भी मार्क्स होगा। तो ओवरऑल जो सारी पार्टियां हैं हमारी, उसके मार्क्स के आधार पर जब जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड और थर्ड डिवीजन का नहीं आएगा, वो जब आएगा तो फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आएगा, और उससे मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। तो आप ये खुलकर कह रहे हैं कि भले बीजेपी बहुमत में आए या कोई भी जिसको भी ज्यादा सीटें आए, लेकिन नीतीश ही सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, इसमें कि ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं रहा। ये एकदम क्लियर है कि नीतीश जी सीएम बनेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। रंजन सिंह जी, देखिए मनीष जी तो भाई स्पष्ट कह रहे हैं कि भले कुछ भी हो सीएम। आ रही हूँ करुणा जी। रंजन सिंह जी जरा बताइए कि इसको कैसे देखेंगे? फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं होती किसी भी पक्ष के साथ में, अगर गठबंधन सीएम एक ही को बनना है तो कोई भी चुनाव में जीते। देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र हमारे करुणा भाई बोल रहे थे तो मुझे बहुत करुणा आ रही थी उन पर, कि आज कांग्रेस देश के सबसे पुरानी पार्टी, जिसने अपने आप को आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा रहने वाले इकलौती पार्टी का दम भरते रहते हैं। आज विचित्र स्थिति यह है कि बिहार समेत कई राज्यों से यह विलुप्त होने के कगार पे हैं, और दूसरे के वोट बैंक पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये सलाह दे रहे हैं और ये बताते हैं कि जदयू विलय हो जाएगी और लोजपा खत्म हो जाएगा और फलाने ठिकाने पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के लिए तो कभी कोई इफ बट रहा ही नहीं हमारे गठबंधन में। अच्छा। हमारे गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं, वो एकजुट होकर एक सांस में सब लोगों ने विभिन्न मंचों से कहा है कि 20 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। आज जो ये नारा 25 से 30 रंजन सिंह जी, वही दूसरी तरफ यहाँ की जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो आप ही के नेता लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं। और एक अलग विषय है। अरे लेकिन गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? या तो भरोसे की कमी होती है ना, अगर भरोसे की कमी होगी फिर तो मैं नैना जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन में, हमारे गठबंधन में इतनी स्वतंत्रता है ना कि हम अपनी बात को खुल के रख सकते हैं जनहित के लिए। महागठबंधन में तो तेजस्वी जी के सामने रानी जी का मुंह नहीं खुलता। रंजन जी, एक बात मुझे और बताइए, एक तरफ चिराग पासवान बड़े स्तर पर कहते हैं, बड़े स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, लेकिन अभी भी आज के वक्त में भी नीतीश कुमार, जिनकी उम्र 74 पार हो चुकी है, आप उन्हीं को ही आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, तो बाकी के जो युवा नेता हैं या फिर बाकी के जो पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनके साथ में तो ये बेईमानी नहीं हो जाएगी? युवा नेतृत्व का बात हमारे नेता जरूर कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा कि बड़ों के अनुभव नहीं रहेगा साथ में, क्योंकि बड़े के अनुभव के साथ अगर युवा काम करेंगे तभी डिसिप्लिन रहेगी, तो उसके तभी बाद विकास की गति बढ़ेगी। मैं वही तो बोल रही हूँ, आगे दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज के समय में जिस तरीके का बिहार की कल्पना हम लोग करने जा रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार चाहिए। हाँ, अभी तक हम लोग सरकार में डायरेक्टली भूमिका अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में न ही हमारे कोई एक विधायक थे विधानसभा में, न विधान परिषद में, लेकिन आने वाले समय में एनडीए में हमारी पार्टी की भी विधायक होंगे, हमारे पार्टी की भी मजबूत भूमिका होगी, तो निश्चित रूप से एनडीए की जो आपको टोटल डेमोग्राफी आपको दिखेगा वो और ज्यादा मजबूत दिखेगा और ज्यादा सशक्त दिखेगा। ये बहुत दोहरा, एक अलग अलग पैमानों पर ये स्टैंड नजर आता है। मैं फिरोज जी का रुख करूं, लेकिन आपकी बात पे करुणा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। करुणा जी 30 सेकंड में बात कीजिएगा, फिर मैं रुख करती हूँ फिरोज जी का। देखिए नैना जी, मुझे समय कुछ ज्यादा दीजिए, क्योंकि यहाँ 3:1 का रेशियो है, तो मुझे समय चाहिए। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इनके विकास का मॉडल जो है, और जेडीयू के प्रवक्ता, वो वंदे भारत ट्रेन है। बिहार का हालात ये है कि प्रधानमंत्री ने एक समय में कहा था कि वो चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। यहाँ पर सूट बूट के लोग ही वंदे भारत की यात्रा कर सकते हैं। और बिहार का जो आलम है,
मैं नीति आयोग, CMIE, NCRB और बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था उसके कुछ आंकड़े रखता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले 20 सालों में इस सरकार ने क्या किया है। नीति आयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बिहार में 32,000 रुपया है, जो देश में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश में बिहार देश में 65 राज्य है। CMI के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 12.1% है, जो देश के नेशनल एवरेज से बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है। बिहार सरकार के जातीय सर्वेक्षण के आधार पर बिहार के 94.41 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए अनुदान की जरूरत है, क्योंकि वो इतने गरीब और कमजोर हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। बिल्कुल, ये पलायन के मुद्दे, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल तो खड़े करते ही हैं, क्योंकि पिछले 9 बार से, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, पिछले 9 बार से जो कमान है वो CM नीतीश कुमार के हाथ में है। आर्यो मनीष जी, लेकिन फिरोज मंसूरी जी, अब जरा मुझे यहाँ की स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आखिर इन तमाम बातों को आपने सुना, बार बार यही दावा किया जाता है। महेश्वर हजारी जी एक तरफ कहते हैं कि भाई फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड या थर्ड रहेंगे तो CM नीतीश ही। इसको कैसे समझा जाए? ये संदेश है या फिर ये कुंठा है, नाराजगी है? कई बार अलग अलग कई मायने हो जाते हैं बयानों के। देखिए नैना जी, मैं लगातार सबके बयान को सुन रहा था और करुणा जी को भी मैं सुना, और जदयू के भी हमारे साथी बैठे हुए उनको सुना, पांडे जी को सुना और लोजपा के साथी को सुना। एक बात जान लीजिए, महेश्वर हजारी जी ने जो बयान दिया है वो अधूरा बयान है, और वो अधूरा बयान इसलिए है कि जब वो कहते हैं कि थर्ड डिवीजन है, एक बात जान लीजिए, बिहार में जो सच्चाई है, चाहे वो महागठबंधन के नेता भी समझते हैं और NDA के नेता भी समझते हैं, और सच्चाई ये है कि विदाउट नीतीश सब कुछ फिनिश है, कुछ नहीं है। अगर बिहार में नीतीश कुमार हैं, बिहार में एक अलग विश्वास है नीतीश कुमार के प्रति। क्या विश्वास है? सबका साथ लेकर, सबका विकास करके, सबको संपूर्णता, सभी लोगों को साथ लेके चलने की। अगर अभी बिहार में समाजवादी की अंतिम धुरी अगर कोई लीडर बचा हुआ है, उनका नाम नीतीश कुमार है। निष्पक्ष होकर, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं निष्पक्ष होकर आपको मैं बताता हूं। और मैं क्यों कहता हूं नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार सबकी जौड़ी क्यों है? क्या नीतीश कुमार तो महागठबंधन की भी जौड़ी है। आज बात आ जाए, आज टिकट का कोई मैटर आ जाए, टोटल का टोटल महागठबंधन कह देंगे कि नहीं नीतीश जी आप आ जाइए, साथ में आ जाइए। वही हाल NDA के साथ है। तो नीतीश कुमार आज के डेट में एक विश्वास का नाम है, कोई संख्या नहीं है। महेश्वर हजारी जी जो कह रहे हैं थर्ड डिवीजन, क्यों आएंगे थर्ड डिवीजन? वो जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने वोट को किया है, अति पिछड़ा को जिस तरह से उन्होंने आरक्षण दिया है, जाति गणना जिस तरह से उन्होंने कराया है, मुझे लगता है फिरोज जी थर्ड डिवीजन बोलने का उनका जो आशय होगा वो शायद 2020 के चुनाव के परिणामों को लेकर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जब चुनावों की बात थी तो RJD 75 सीटें पाई थी, BJP 74 और JDU 43 सीटें पाई थी। ये भी हमें देखना होगा। इसके पहले का भी 2015 में भी जब चुनाव हुए थे सर, तो उस दौरान भी RJD की 80 सीटें थी, JDU 71 सीटें पाई थी, BJP 53 सीटें पाई थी। सही बात है। 2010 में जरूर JDU का आंकड़ा 115 का था, 2005 में 88 का था, लेकिन पिछले अगर 2 से 3 बार के चुनावों की बात करें तो वो हमेशा ये कहा जाए कि अपनी जो एक मार्जिन, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया, उन सीटों को हमेशा पीछे ही छोड़ती चली गई। वोट शेयर जो है, वोट शेयर तक उनका घटता चला गया। नहीं, वो सही है। इसके बावजूद भी बिहार की जनता जो मैंडेट देती है ना, वो नेतृत्व पर देती है, और नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ है। अगर आज के डेट में नेतृत्व महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ जाए, नेतृत्व यहाँ खड़ा हो जाएगा। आज के डेट में अगर NDA के साथ खड़ा है, नेतृत्व वहां खड़ा हो जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या है, पिछले 20 साल में 90 पंचायत 2005 के बाद हम सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाए। ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी समझनी होगी, ये बात हमारे राष्ट्रीय जनता दल को भी समझनी होगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार बिहार में नेतृत्व करेंगे, और वो बिल्कुल वो आएंगे, और इसमें कहीं से कोई आपने एक बहुत बड़ी अहम बात कही है। मैं आ रही हूँ मनीष जी और करुणा जी, लेकिन आपने कहा सेकेंड लाइन लीडरशिप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
पिछले 9 बार से सीएम और किसी को मौका नहीं, और ये कहा जाए कई बार सवाल भी उठते रहे। लगातार आपराधिक गतिविधियां हो, पलायन के मामले हो, सुरक्षा के मामले हो, अब तो विपक्ष जंगल वर्सेस गुंडाराज की बात कहता रहा है। ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं जो बिहार में एक तरह से क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। तो वो जो सेकंड या थर्ड लाइन की जो लीडरशिप है, क्या उनके लिए सारे रास्ते अभी बंद हैं? ये कहा जाए उनके लिए प्रथम पंक्ति में आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी गठबंधन हो लेकिन सीएम तो नीतीश ही रहेंगे। नैना जी, बंद नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी में भी है, एक तैयारी राष्ट्रीय जनता दल में भी है, और दोनों सेकंड लाइन लीडरशिप के लिए प्रयासरत है, ये दिखता है। और आप देखिएगा कि 17 महीने की तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली, वो भी एक नेतृत्व खड़ा करने का ही था। आप देखिए कि पूरा का पूरा एजुकेशन का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, रोजगार का मॉडल और जाति गणना का मॉडल, ये तमाम मॉडल स्थापित किए, और ये सेकंड लाइन तैयार करने का ही वो लाइन था। ये दिल से स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथी हो, चाहे हमारे जनता यूनाइटेड के साथी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथी है। नीतीश सबकी जरूरत है, ये बात मान लीजिए। और क्यों जरूरत है? क्योंकि तमाम आर्थिक अपराध का हुआ है, चिंता है, पूरे बिहार में सभी लोग चिंतित हैं। लेकिन किस वजह से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसको लेके भी सरकार बहुत चिंतित है। आप देखिए कि अपराध हो रहा है तो लगातार उस पर एक्शन हो रहा है। कोई अपराधी चाहे यहाँ से बंगाल क्यों नहीं चला जाए, उसको बंगाल से घसीट के लाया जा रहा है। करुणा जी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनकी तरफ रुख करूं, लेकिन आपने जो बड़ी बात कही है कि सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हो रही है ना, वो पूरी तरह से तैयार है। अब मैं जरा जो अभी खासतौर से शीर्ष नेतृत्व हैं, कुछ नेताओं के नाम ले लेती हूं, उनकी उम्र बताते हुए जो मंत्रिमंडल में है। विजय कुमार चौधरी जी 68 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है। सुरेंद्र मेहता जी 66 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है। जीतन राम मांझी की तो हम उम्र जानते ही हैं। अब अगर हम बात करें जो युवा नेता हैं, उनकी एक अलग तस्वीर बनती नजर आती है। और कौन सा ऐसा नेता आपको नजर आता है जिस पर सीएम पद की भूमिका या फिर जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सकती है, लेकिन ये मायने बहुत अहम हो जाती इस बयान की? करुणा जी आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे। देखिए, मैं नैना जी, यहाँ पर तो पहले हम 3:1 बोले थे, हम 4:1 है, तो इसलिए मुझे समय दीजिएगा। एलजेपी के हमारे मित्र कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान जी बार बार बिहार आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि मैं 243 सीट पे चुनाव लड़ने वाला हूं। मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ के बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूं। और नीतीश जी इतना घबरा जाते हैं कि पब्लिक मीटिंग में, प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं कि भाई आप बिहार में विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। ये सभी मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। इनके जो पार्टी के बहनोई हैं, अरुण भारती, उन्होंने लिखा है नीतीश कुमार जी और जो बीजेपी एनडीए के लोगों के लिए, यहाँ पर धृतराष्ट्र हैं, वीर पितामह हैं, गांधारी हैं, शकुनी हैं, और जो चिराग पासवान जी हैं वो अभिमन्यु हैं, और वो अभिमन्यु के रोल में है। तो जहां तक एनडीए की बात है, तो एनडीए में बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और जीतन राम मांझी जी आज भी रिकॉन्साइल नहीं कर पाए कि उनको जबरदस्ती हटा दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से अपने आप को रेस में मानते हैं। बीजेपी के नेता तैयारी कर ही रहे हैं लगातार, खासकर जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट समझते हैं। तो इस बार ये तय है, और इसीलिए प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री ने कभी नहीं ये कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। ये सिर्फ ये कहते हैं कि चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन करुणा जी, जैसा कि फिरोज जी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार जो है वो जरूरत है गठबंधन की, चाहे वो महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की हो। अगर नीतीश कुमार साथ में होंगे तो जीत की गारंटी है एक तरह से, ये बात कह रहे हैं जी। देखिए, जैसे गोविंदाचार्य ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुखौटा कहा था, वैसे ही नीतीश कुमार जी मुखौटा है। और आज नीतीश कुमार जी एक समय जो उनकी जो इमेज थी, छवि थी, और आज पिछले 1-1.5 सालों से मीडिया के ही माध्यम से जिस तरह से उनकी
मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के वीडियोस रोज रोज मीडिया में वायरल हो रहे हैं। तो बिहार की जनता ये मान के चल रही है कि इस समय नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से मुख्यमंत्री का काम निभाने के लायक नहीं रह गए हैं, सक्षम नहीं रह गए हैं। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात जो उठी थी और जो मंसूरी जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आज लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहाल इसलिए हो गया क्योंकि पुलिस महकमा गृह मंत्री के अंदर आता है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री ने अभी तक इन सारी आपराधिक घटनाओं पे जिस पे रोज आप लोग डिबेट कर रही हैं उस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। बाकी मंत्रियों ने कहा है, दूसरे लोगों ने कहा है, मुख्यमंत्री बिल्कुल चुपचाप है क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय कहने के लायक नहीं है। और उनके बिहाफ पे एनडीए के जो सीनियर नेता हैं, सीनियर मंत्री हैं, लगातार भाई चिराग पासवान तो सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, और जाहिर सी बात है वो सीधे नहीं लेकिन एक तरह से निशाना तो गृह मंत्रालय पर भी साध रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के पास में है। देखिए करुणा जी, आपने कहा कि आप 4:1 चल रहे हैं और आप ही के बयान पर कई अलग अलग रिएक्शंस जो हैं, मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रंजन जी और परिमल जी भी कहना चाह रहे हैं। पहले मैं परिमल जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। परिमल जी। नैना जी, बेसिकली जो करुणा सागर जी हैं वे ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसका शीर्ष नेतृत्व मंद बुद्धि पप्पू है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो राजनीति की समझ है नहीं। देखिए व्यक्तिगत और इस तरह के कोई शब्दों का देखिए ना, एक्चुअली ये इनके जो नेता है राहुल जी, सम्मानित और मर्यादित अंदाज में हम चर्चा करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे सर। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तो मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी जो क्रियाविधि है, जो बिहेवियर है, जिस तरह एबनॉर्मल एक्टिविटी वो करते हैं, तो वो समझते नहीं है कि विकास। जैसे देखिए इनके बड़बोलेपन के कारण दिल्ली में 0 पर आउट हुए, 42 बार इनकी पार्टी किसी न किसी चुनाव में हारी है। और जब ये हारती है तो ये ईवीएम की बात करती है, चुनाव आयोग पर संवैधानिक संस्था की जो पारदर्शिता है उस पर प्रश्न उठाते हैं। तो समझ, और ये तो लगातार हार रही है। मतलब बिहार में तो इनकी स्थिति, मतलब आप ये भी नहीं सकते हैं कि बी ग्रुप है, ये तो एकदम वेंटिलेटर पर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, which is marching to our death। लेकिन परिमल जी उसी वेंटिलेटर की बैसाखी कुछ समय पहले आप भी बने थे, आपकी पार्टी भी बनी थी। हम देखिए मैं आपको बतला दूं, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं और विकास के कार्यों में जो देखिए हमारे नेता का कमिटमेंट बिहार के लोगों के साथ है। आप समझिए, दिस इज द ट्रू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन विकास में यदि कोई व्यक्ति साथ आएगा और फिर घोटालेबाज कर देगा, जैसे मान लीजिए आरजेडी और कांग्रेस के डीएनए में ही घोटाला है। अभी तो आप नेशनल हेराल्ड केस को देख ही रही हैं, छटपटा रहे हैं ये लोग, हारते हैं तो खुश होते हैं। दिल्ली चुनाव हारे तो कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में लड्डू बंटने लगा। तो यह तो एबनॉर्मल पार्टी है, इनको असेसमेंट कहाँ है। और आप ये समझे कि बिहार में नीतीश कुमार बिहार की आवश्यकता है, क्योंकि 2005 से 2020 के बीच हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार का विकास और प्रगति सुनिश्चित की। और 2005 से 2020 नहीं लगता कि अब बिहार को भी नई ऊर्जा की जरूरत है? अब युवाओं की अगर बात होती है तो युवाओं की आवाज कौन उठाएगा? युवाओं की आवाज कौन उठाएगा? लेकिन ठीक है रंजन सिंह जी, युवाओं की आवाज उठाने के लिए क्या सिर्फ केंद्र से ही युवाओं की आवाज उठेगी? क्या सिर्फ चिराग पासवान युवाओं की आवाज या बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात जो है वो सिर्फ केंद्र से ही करेंगे? बिहार में रहते हुए युवाओं की बात को कौन देखेगा? देखिए, अभी तो मैं करुणा भाई के कुछ सवाल का जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा कि 243 सीट पे हमारे नेता कहते हैं, तो 243 सीट पे कई बार स्पष्टीकरण आ चुका है कि चिराग पासवान बन के लड़ेंगे अपने उम्मीदवार के साथ, हम अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को भी जिताएंगे। दूसरा इनका था कि भाई कानून व्यवस्था पे हम लोग सवाल उठाते हैं, तो ये हमारे गठबंधन के खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नमूना है जिसके अंदर हम हर गठबंधन के साथी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तीसरी बात, इन्होंने धृतराष्ट्र की बात किया। धृतराष्ट्र, गांधारी और शकुनी के बीच में अभिमन्यु है, तो आप समझिए कि अभिमन्यु अगर हमारे नेता है तो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम लोग तो एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आज अभी थोड़ी देर पहले ये बात चल रही थी कि 20 साल से नीतीश कुमार एक ही फेस क्यों रहेंगे, फेस क्यों नहीं बदला जाएगा, ऐसा बात किया गया है।
1968 से लेकर 1990 तक 22 साल में, अगर 2 साल को माइनस कर दीजिए, जनता पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के सरकार को अगर हटा दीजिए, तो 20 साल में ये कांग्रेस के शासन में रहा है ये बिहार प्रदेश, जिसमें 14 बार मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता हुई। और केंद्र में इन दिनों में भी कांग्रेस की सरकार थी प्रमुख तरीके से। आप जरा पूछिए ये कांग्रेस के साथी करुणा भाई से कि ऐसी क्या परिस्थितियां डेवलप हो गई बिहार के अंदर, जो राजनीतिक और सरकार की अस्थिरता करके और बिहार को विकास के पटरी से उतारने का जो जिम्मा लिया था ये कांग्रेस के साथी ने। इतना जिम्मेदार आरजेडी के लोग हैं बिहार को बदहाल करने में, उससे कहीं जिम्मेदार कांग्रेस के साथी नहीं है। 20 साल में 14 मुख्यमंत्री बदलना, 14 बार सरकार को बदलना, 9 बार से तो सीएम नीतीश कुमार ही है ना? ये जनता का विश्वास, आज महिला इनके नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्तिकरण हुआ है, चाहे वो पंचायती राज में हो, चाहे जीविका दीदी के नाम पे हो, चाहे 35% की बात हो, चाहे केंद्र की योजनाओं को सुचारू ढंग से बिहार में लागू करने की बात हो, चाहे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात ठीक है। आज कानून का राज है बिहार में। लेकिन रंजन जी, आपने एक अहम बात कही, मनीष पांडे जी, लेकिन ऐसे तो हमने देखा कि चाहे गुजरात हो या हरियाणा हो, यहाँ पर भी बीजेपी एक प्रयोग कर रही है पिछले कुछ टाइम से, जो एक पैटर्न नजर आया चुनाव के कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के बदलने का, तो वो एक प्रयोग है, और बिहार में अगर वो प्रयोग की बात होती है तो वो अविश्वास के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल एक ये बात भी आप मुझे समझाइए कि लोकतंत्र का इसे कैसा एक नतीजा कहें कि जनता किसी और को बहुमत दे और सीएम कोई और बन जाए। देखिए, पहले तो मैं एक शेर अभी अर्ज करना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत देर समय भी दिया, वो बार बार इस बात की गुहार भी आपसे लगा रहे हैं कि 4x1 मनीष जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी, आपके जेडीयू, आपकी एलजेपी, वहां पर तो विपक्ष की बात रखने वाले एकमात्र वही हैं, थोड़ा इसीलिए मुझे लगता है कि भाई उनके साथ में भी बैलेंस बना रहे डिबेट में। मैं इसीलिए उनको ही ये जो है समर्पित करूंगा। ये एक शेर बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। देखिए, आपकी जो पीड़ा है, कांग्रेस प्रवक्ता की पीड़ा या देश के अंदर विपक्ष की जो पीड़ा है, वो पीड़ा क्या है? अब ये हम तीनों को आईना दिखा रहे थे यहाँ बैठ के, लेकिन मैंने क्यों कहा कि चेहरे पे धूल लगी है? भाई, आईना क्यों साफ कर रहे हो? आप रोजगार मेला की बात करते हैं तो राजद अलग रोजगार मेला की बात करता है, जब राजद माई बहन योजना की बात करता है तो आप अलग माई बहन योजना की बात करते हैं। भाई, पहले तो अपने चेहरे की धूल तो उतार लीजिए और यह तो पहले तय कर लीजिए कि ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला कौन है। अब आपके नेता जितनी बातें डिबेट में आप समझाने की कोशिश करते हैं, उतनी बातें आप जनता को तो समझा नहीं पाए आज तक। जनता आपसे समझ नहीं पाती है चीजों को। आप तरह तरह हर बार हर समय आप प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, आप गिनाते हैं उम्र की बात, आप तरह तरह की बातें करते हैं। जब मुख्यमंत्री बारिश होती रहती है, मौसम खराब होता है और उस समय उद्घाटन करने जाते हैं तो उस समय की चर्चा तो आप करते नहीं हैं और उनकी सेहत को लेकर बात करते हैं। लालू प्रसाद जी जो है वो अभी किस हालत में है पता नहीं, लेकिन एक्स पर डेली उनका पोस्ट कुछ ना कुछ आता है, जैसे लगता है कि वो कितने सक्रिय हैं और कितने स्वस्थ है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। भाई, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी सत्ता को उखाड़ा किसने बिहार से। लालू प्रसाद यादव ने उसको हटाया, रिप्लेस किया। बिहार में कांग्रेस को किसने रिप्लेस किया? वही पार्टियां। आज आप उसके पिछलग्गू बने हुए, जिसने आपको सत्ता से उतारा उसके आप पिछलग्गू बने हुए हैं। कितनी विचित्र स्थिति है, आप जरा सोचिए। मैं तो देश की राजनीति पर, मुझे थोड़ा नैना जी बोलने दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे हंसी आती है जब लोग चिराग पासवान पे सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं। अरे भाई, राजनीतिक धर्म है हमारा। अगर दलितों के हित की चिंता करते हैं, दलितों की पार्टी है अगर मान लिया जाए, और अगर एक दलित पर भी
एक दौर था ना जब बिहार में नरसंहार होते थे और दलितों का रातों रात कत्लेआम हो जाया करता था। आज अगर एक दलित पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जो नेता है वह गठबंधन में हो, सरकार में हो, उसका फर्ज बनता है। लोकतांत्रिक देश है, वह सवाल उठाना, उसको मनीष जी, दरअसल सवाल मुखिया इसीलिए को पूछे उसका जाते एहसास हैं कि कराना उसका पिछले फर्ज बनता है। पिछले कम से कम ये अगर 9 भी नहीं, मैं मान लीजिए 8 बार से अगर सीएम नीतीश कुमार हैं, कमान उनके हाथ में है, अगर इसके बावजूद अगर चिराग पासवान को बिहार और दलितों की या युवाओं पर चिंता जाहिर करनी पड़ रही है, वहां की जमीनी हकीकत पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहां पर युवाओं के रोजगार या पलायन का सवाल खड़े कर रहे हैं, तब सवाल उठना लाजमी है। मनीष जी, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपने कहा ना अभी कि जनता किसी और के नाम पर वोट देती है और मुख्यमंत्री कोई और हो जाता है। अरे भाई साहब, जनता कमल फूल के नाम पर वोट देती है, जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देती है, कोई व्यक्ति नहीं है। समर्पण है उस राज्य और देश के विकास के तो प्रति। फिर बीजेपी कोटे से सीएम क्यों नहीं होता? तो सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति इतने पीछे की तरफ क्यों होते हैं? बिल्कुल होगा। जिस दिन बिहार की देखिए, नीतीश जी से हमारा अलायंस जो है बहुत पुराना है, चिराग पासवान से हमारा अलायंस बहुत पुराना है, ये उपेंद्र कुशवाहा से हमारा अलायंस, ठीक है बीच में किसी कारण से राजनीतिक की वजह से इधर उधर चले गए हैं। आज जब तक हमने कहा, जब तक नीतीश जी की इच्छा होगी, देखिए बीजेपी कभी नीतीश जी से अलग नहीं हुई है। नीतीश जी जरूर एक आध बार गए हैं, लेकिन जब वो आए हम लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके पीछे कारण क्या है? हम लोग का एक नेचुरल अलायंस है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, नीतीश जी भले उधर रहे। अब आप एक बात भूल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता को यह जरूर बताना चाहिए, उन्होंने वो तो गए थे तेजस्वी में बिहार का नेतृत्व ढूंढने। याद होगा जब गए थे उधर तो नीतीश जी क्या बोलते थे कि नेतृत्व युवा को आगे लाना है। मैं वही तो बात कह रही हूँ। एक तरफ फिरोज जी ने भी वही बात कही कि भाई सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हो रही है, तो वो सेकंड लाइन लीडरशिप किस चीज के लिए तैयार हो रही है? कई तो सिर्फ ये कहा जाए कि गृह मंत्री तक ही सीमित हो जाते हैं। आप इस बार तो गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास में ही है। कई बार तो ये कहा जाए कि जिम्मेदारियां जो है वो पीछे की तरफ ही रह जाती हैं, बाकियों को मौका कब मिलेगा। मैं फिरोज जी का भी रुख करूं, लेकिन करुणा जी, जिस तरह से तमाम अलग अलग बातें कही जा रही हैं, आपके लिए अगर सीएम पद की बात करें तो महागठबंधन में इस बार सीएम पद को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। किसके चेहरे पर चुनाव आपको नजर आता है इस बार? देखिए नैना जी, मैं इस मुद्दे पर आता हूं। इसके पहले बहुत सारे प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं थोड़ा सबके बारे में रिएक्ट करना चाहूंगा, आपका परमिशन चाहूंगा। तो जहां तक ये महागठबंधन में, ये जो एनडीए में ये कह रहे हैं कि बहुत स्मूथ है और सभी, चिराग पासवान जी 243 सीट क्यों बोल रहे हैं? 2020 में जो नीतीश जी की पार्टी जेडीयू जो तीसरे पोजीशन में पहुंच गई थी, उसके लिए चिराग मॉडल नाम दिया गया था। और ये चिराग मॉडल का जो टीस है, ये जेडीयू में आज भी ये दर्द, जब भी पुरवैया हवा चलती है तो ये दर्द उभर कर आता है। दूसरी बात है, जहां तक दलित और क्राइम की बात हुई, तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जैसे जिस दिन किसी दलित पर अत्याचार नहीं होता है, किसी दलित की हत्या नहीं होती है, किसी दलित बच्ची का बलात्कार नहीं होता है। और ये लोग 2005 के पहले की बात करते थे। मैं 2005 से 2022 तक एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि क्राइम का किस तरह से ग्राफ बढ़ा है। 2005 बिहार में अपराधों में 2005 से 2022 के बीच में 323% की वृद्धि हुई है। हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती, डकैती जैसे जघन्य अपराध 200% बढ़े हैं। हत्या के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। और महिलाओं के अपराध में 336% की वृद्धि है। करुणा जी, आपने इसके पहले भी आंकड़ा बताया था, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, ये तो चिंता की बात है ही, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि अगर नीतीश सरकार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो भाई नीतीश के टक्कर का आखिर कौन सा ऐसा चेहरा जिसे आप मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम मुद्दों पर बात करते हैं, सिद्धांत पर बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये लोग
की तरह हम लफाजी नहीं करते हैं। और जो 2025 का चुनाव है, ये देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक बहुत ही निर्णायक चुनाव ठीक है, होने वाला ये है। आप ही और की लाइन के साथ में मैं फिरोज मंसूरी जी का रुख कर रही हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज जी, इस बार का चुनाव आपको क्या एक बार फिर से नीतीश बनाम लालू नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से कहा है भाई, पहले मनीष जी भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बात थी या नीतीश के जनाधार की बात थी, अभी भी लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, चुनाव का वक्त है, तो क्या इस बार भी लालू बनाम नीतीश ये पूरा इलेक्शन नजर आता है या फिर कुछ और तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि करुणा जी तो कह रहे हैं भाई इस बार का चुनाव निर्णायक होगा। देखिए, करुणा जी जो कह रहे हैं उनकी एक अलग पीड़ा है, और मैं समझता हूं कि यहाँ वो विषय नहीं है। एक बात जान लीजिए, बिहार जो डेवलपमेंट के मॉडल पे खड़ा है, उस डेवलपमेंट से पीछे वो नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनकी ही सरकार क्यों नहीं बन जाए। लेकिन डेवलपमेंट, नीतीश कुमार जी ने जो एक लाइन खींचा है ना डेवलपमेंट का, वो बिहार की 13.5 करोड़ जनता की बात है। और मैं बार बार कहता हूं कि क्यों नहीं नेतृत्व विश्वास कर पा रहे हैं। इतना के बावजूद भी दिल पर हाथ रख के करुणा जी को लगा होगा कि चौथी पार्टी हो गए हम, लेकिन ये बिहार की आवाज है। मैं निष्पक्ष तौर पे आपको कह रहा हूं, ये बिहार की आवाज है, और बिहार की आवाज रोजगार चाहता है, बिहार की आवाज जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, बिहार नहीं जाना चाहता है पीछे, बिहार वापसी लेकिन फिरोज जी यही तो बात है कि चुनाव तो होते ही मुद्दे के लिए हैं, तो इतने सालों से रोजगार, पलायन, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, क्या वो अभी तक एकदम गौण थे? क्या वो 2025 के चुनाव में वो ये सारे मुद्दे रहने वाले हैं? ये बात तो महागठबंधन के साथी को मुबारकबाद देनी चाहिए नीतीश कुमार को, कि बिहार को कहां लाके खड़ा कर दिए, बिहार को डेवलपमेंट पे लाके खड़ा कर दिए ना। ये तो क्रेडिट दीजिएगा ना नीतीश कुमार को। लेकिन फिरोज मंसूरी जी, आज तो वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है आप सत्ता के फेवर वाले या जेडीयू के प्रवक्ता आज आप मुझे ज्यादा साउंड कर रहे हैं। मैं बैलेंस वे में आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार क्या चुनाव जो है वो नीतीश बनाम लालू बनता हुआ आपको नजर आ रहा है एक बार फिर से? देखिए, यहाँ डेवलपमेंट बनाम डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए तेजस्वी यादव जी क्या बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बात कर रहे हैं, तमाम आरक्षण की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एसआर की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नागरिकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है पूरा जो डेवलपमेंट खड़ा किया उन्होंने पिछले 20 साल में, उनकी बात कर रहे हैं और उससे आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट दीजिएगा ना नैना जी नीतीश कुमार को। बिल्कुल सही बात है, बातें तो हो रही हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें फिरोज जी, एक बात और समझने की है, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश से, वहां पर भी पिछले काफी लंबे वक्त से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, और इसी तरह की अगर सीएम, वहां पर भी एक तस्वीर नजर आई, यहाँ पर भी एक ही सीएम के हाथ में कमान रही। दोनों प्रदेशों में, या मध्य प्रदेश के आप किसी और भी राज्य को देखो, तो उन दोनों सभी राज्यों में बहुत एक अंतर नजर आता है, रोजगार, महिला सुरक्षा, या फिर युवाओं में बातों को लेकर, पलायन को लेकर। तो आखिर बिहार में ऐसी क्या आपको कमी लग रही है, या फिर ये मानिए कि बीजेपी के साथ में एनडीए के गठबंधन के बाद में ही बिहार ने रफ्तार पकड़ना शुरू की? क्या ऐसा है, आपको ऐसा लगता है? सबसे जो मूल बात है, नीतीश कुमार क्यों जरूरत उनका एक सबकी हो जा रही है, और नीतीश कुमार अंतिम में ही नीतीश कुमार क्यों नेतृत्व में आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं कि नीतीश कुमार का मॉडल को समझिए। नीतीश कुमार ने सब जैसे सरकार में आए, महिला की शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया, महिलाओं को आगे करना शुरू किया, 35% रिजर्वेशन पे लाके रख दिए नीतीश कुमार जी। आप देखिए मॉडल, युवाओं के लिए देख लीजिए, लगातार उन्होंने बजाते तमाम तरह की योजना यूथ को लेके बनाया, रोजगार को लेके देखिए, हायर एजुकेशन को लेके देखिए, तमाम तरह के चीजों को लेके, बेस बुनियादी चीजों को लेके लगातार वो काम करते रहे। आपकी बात पे करुणा जी रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। करुणा जी जरा बताइए कि भाई नीतीश कुमार ने तो इतना काम किया है, नीतीश कुमार के पास में तो तमाम बातें हैं, जैसा कि फिरोज जी भी कह रहे हैं, मुद्दे बहुत अलग हैं, आपके पास में मुद्दे नहीं है, किन मुद्दों के साथ में चुनाव में जाएंगे आप? नैना जी, पिछले सप्ताह हम इंदौर में थे और उसके बाद हम पटना आए। अभी जब इंदौर को जब हर एक साल सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिलता है, और अभी प्रधानमंत्री आके मोतिहारी में एक मजाक किया उन्होंने कि मैं मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा और पटना को पुणे बना दूंगा। 2005 में जो प्रति व्यक्ति आय थी और जो पोजीशन था बिहार का, वही था नीति आयोग के
अगर यही विकास हुआ है तो 20 साल के बाद और 11 साल के डबल इंजन सरकार के बाद नीति आयोग के जितने भी सूचकांक हैं उसमें चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो पुलिस पब्लिक रेशियो हो, हर में बिहार फिसड्डी है, या तो 28वें पोजीशन में है या 27वें पोजीशन में है। तो 20 साल में ये बिहार जहां था 2005 में आज भी वहीं खड़ा हुआ है। और ये डेटा हमारा नहीं है, ये नीति आयोग का है और हमारे सभी मित्र जो देखिए, यहाँ अब पर हैं, हम बड़े चर्चा पढ़े की लिखे क्योंकि हैं। अंतिम पड़ाव पर है, एक एक रिएक्शन लो। मनीष पांडे जी, जिस तरह से करुणा जी कह रहे हैं कि भाई सन 2000 में जिस तरह की स्थिति थी आज भी बिहार की वही स्थिति है, क्या बदला है और कैसे बदलेंगे अब, और कितने मौके मिलेंगे? अगर कोई अंधा हो जाए और कान रहते अगर बहरा हो जाए तो कैसे समझाया जा सकता है और कैसे बताया जा सकता है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार का विकास अगर करुणा सागर जी को नहीं दिख रहा है तो या तो बिहार में रहते नहीं है, या हो सकता है कि 2005 के पहले के बिहार को ये ठीक से देखे नहीं। तो एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात, ये एनसीआरबी का डाटा की बात करते हैं। बिहार में एक बहुत मशहूर घटना घटी थी जब एक डॉक्टर की कार चोरी हो गई थी और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री की आवाज से बरामद हुई थी। करुणा सागर जी तो शायद हमको लगता है अच्छे विभाग से, तो ये एक बार उसका कांड संख्या कहीं से ऊपर करा दें कि वो जो बड़ी बहुप्रचलित घटना घटी थी उसका कांड एफआईआर जब दर्ज हुआ होगा, क्या कांड संख्या है। लालू जी की बेटी की शादी में टाटा शोरूम से सूमो गाड़ियां उठा ली गई थी, बहुत प्रचलित हुई थी वो घटना। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका कांड दर्ज हुआ होगा। उसका कांड संख्या क्या है जरा सा ये ऊपर करके बता दे। दुर्भाग्य यह है कि जिसने इनको सत्ता से उतारा है उसका यह गुणगान ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बस सब कुछ तो है जो है। ठीक है। देखिए, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग बिंदु जरूर सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है, सीएम पद को लेकर रस्साकशी या मंथन तो है, लेकिन एनडीए की तरफ से भाई इस डिबेट के माध्यम से भी ये तो स्पष्ट हुआ कि कुछ भी हो, अगर बहुमत चाहे बीजेपी पाए या कोई और दल, लेकिन सीएम रहेंगे नीतीश। और एक तरह से ये भी कहा जाए कि सीएम नीतीश अब जरूरत है या मजबूरी, ये जनता तय करे। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।